मम्मी बंद कर दो। पूरा लाइव है सब चीज। गुड इवनिंग सोनी, कैसी हैं? ओके फाइन गुड। तो आज की क्लास शुरू कर जाए। चलिए काफ़ी टाइम हो गया, 5 मिनट ज़्यादा हो गया है, तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये फिलर फॉर्म का सोशल साइट है, जो लोग इस पे नहीं हैं इस पे ऐड हो जाए। हाँ ओके। हमारे यहाँ ऐसे कोर्सेज चल रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 के 6 महीने कोर्स, 12 महीने कोर्स, और पेपर 1 और पेपर 2 के 6 महीने के कोर्स है, और पेपर 1 पेपर 2 के एक साथ 12 महीने के भी कोर्स है। जिसको जैसा अच्छा लगे वो कोर्स ज्वाइन कर सकता है अपनी नीड के अनुसार। यूजीसी नेट का चलता है बैच, इसमें क्या होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर चलता है फिलर फॉर्म पे, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, पीवाईक्यू क्या होता है विद आंसर होगा। थोड़े दिन में हमारी पीवाईक्यू डेली पढ़ने लगेगी, और जब यूनिट खत्म होती है तो उसके पीवाईक्यू वगैरह हम भी करवा देते हैं, और 100+ मॉक टेस्ट होगा। इसके लिए हमारा कोड है EMCH10। अगर कोई कोड मतलब कोर्स परचेज करना चाहता है तो उस पर ये कोड लगाने से उसका 10% ऑफ मिलेगा। चलिए कल की क्लास में हम लोग सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरी के बारे में पढ़े थे। हाँ, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। इसमें 3 तरीके के अप्रोचेस दिए हैं, सिंबॉलिक दिया है, फंक्शनल दिया है, स्ट्रक्चर फंक्शनल दिया है, और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी है। 3 तरीके दिया, तो उसमें आपका सिंबॉलिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। आज की क्लास में हम लोग पूरा यूनिट 1 जो है पूरा कवर कर लें, क्योंकि यूनिट 1 में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। ये 3 थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद सोशल इंस्टीट्यूट पढ़ने आज हम लोग पढ़ लेंगे, और इसमें 3 तरीके की सोशल मूवमेंट थ्योरी है जो कि बहुत छोटी छोटी है। हाँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है, कुछ है नहीं इसमें। तो आज हम लोग पूरी तरह से यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे, फिर थोड़ी क्लास शुरू की जाए हम लोग। और कौन कौन जुड़ा है ग्रुप में, लाइव क्लास में कौन कौन जुड़ा है? स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी, ठीक है। अभी कल की क्लास में हमने बताया कि इसमें क्या होता है,
स्ट्रक्चर फंक्शन मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है, मतलब मेल एंड फीमेल है, ठीक है, मेल एंड फीमेल मिले तो उससे क्या हुआ, चाइल्ड हो गए, चाइल्ड हो गए, फिर चाइल्ड के भी चाइल्ड हो गए। हाँ, तो इससे क्या है, तो ये जो मतलब जो हमारी सोसाइटी है वो कैसे काम करती है, एक फंक्शंस की तरह काम करती है। तो वही जो थ्योरी दी गई है वही क्या है, फंक्शंस थ्योरी, स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी थ्योरी हो गई कि मतलब जो ये हमारा स्ट्रक्चर है वो कैसे फंक्शन करता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, यही हम लोग को इसमें पढ़ना है। समझ में आ रहा है, आवाज ठीक है ना मेरी? ये जो थ्योरी है वो किसने दी है, इमाइल दुर्खिम ने दी है, ठीक है। कब दी है, 1858 से 1917 तक इस पे काम चला है, इन्होंने इतने दिन तक इस पे काम किया है, काफी लंबा चला है। ये क्या थे, ये एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे और इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ फंक्शनिज्म। एमिल दुर्खिम एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री थे और कार्यात्मक विचारधारा के संस्थापक पिता में से एक थे, मतलब कि यही इसके कौन थे, फादर। अगर आ गया आपके कोई आंसर क्वेश्चन में तो आप यही बताएंगे। देखिए इसमें 3 तरह की थ्योरी दी गई, तीनों के फादर आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, मैच द फॉलोइंग करके भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, तो फादर से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं सबके फादर को बताती चल रही हूँ। इनकी फर्स्ट बुक क्या थी, दुर्खिम की फर्स्ट बुक क्या थी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मतलब कि काम का जो बंटवारा होता है वो सोसाइटी में कैसे होता है। हिंदी में भी किया है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दुर्खिम की पहली पुस्तक थी जिसमें उन्होंने समाज के अछूत रखने वाली ताकतों की व्याख्या की है। ऐसा क्यों होता है, लेकिन दिनेश आपको ही दिक्कत होती, बाकी कोई कोई भी ऐसा मतलब कभी वो किया नहीं, मतलब कंप्लेन कभी कोई किया नहीं कि मेरी क्लास में कम आवाज आ रही है। सोनी बताइए। तो पता नहीं दिनेश, जब मैं रिकॉर्डेड क्लास देखती हूँ तो उसमें भी जो आवाज होती है वो पूरी बराबर आती है, कम कहीं से आती नहीं है। ठीक है सोनी, देखिए सोनी भी बता रही है कि आवाज ठीक है। इट्स इम्फेसिस ऑन द लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर, ये किस पे फोकस किए हैं, जो लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने का जो सामाजिक हमारा संरचना है उन पर इन्होंने फोकस किया है कि सामाजिक संस्था मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उनके अंतर संबंध और समाज पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशन है और इनके जो रिलेशन है वो समाज पे क्या प्रभाव डालते हैं। सोशल रिलेशन क्या क्या, अरे सोशल इंस्टीट्यूट क्या है, हमारी फैमिली है, हमारी सोसाइटी है, हमारा स्कूल है, ये सब क्या है, ये सब सोशल इंस्टीट्यूट है, तो इसका समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है और ये कैसे तरह से फंक्शन करते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात एमिल दुर्खिम ने की थी और उसके बाद उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल थ्योरी का आविष्कार किया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सोशल ऑर्डर मतलब कि एक समाज में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या होता है उसमें, समाज में फैमिली होती है, ठीक है, ढेर सारी फैमिली मिलकर एक समाज का निर्माण करती है, सबकी सबकी तो फैमिली होती है ना समाज में, सबकी अपनी अपनी फैमिली है, तो वो फैमिली जब इकट्ठा हुआ तो बहुत लार्ज स्केल पे वो चीज हो गई, तो वो क्या हुआ, समाज का निर्माण करती है। और उसमें रिलीजन होता है, हर आदमी का अलग अलग रिलीजन होता है, और इंडिया में तो बहुत सारे रिलीजन है, सबका अलग अलग रिलीजन, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, हाँ, सबका अलग अलग रिलीजन है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है समाज का, शिक्षा, शिक्षा ही है, इसी को हम लोग को इसमें पढ़ना है कि समाज में शिक्षा का बैलेंस कैसे है और कैसे कैसे होता है, और क्या समाज में होता है, क्राइम, क्राइम का मतलब जजमेंट भी होता है, मतलब न्याय भी होता है, ठीक है, ये 4 चीजें जो है वो हमारे समाज के एक मजबूत स्तंभ है और जिसका सब चीजों पे समाज पे हमारे प्रभाव पड़ता है। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन एंड क्राइम, इसको जजमेंट भी कह सकते हैं, न्याय भी कह सकते हैं। तो इसमें ही एक लोग हुए पर्सन, पर्सन करके एक लोग थे जिन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनल की थ्योरी दी है, जो कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है इनका, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इनकी थ्योरी इन्होंने जो मॉडल दिया उसको बोलते हैं AGIL, AGIL मॉडल बोलते हैं। हाँ, तो देखते हैं
इंटेलेक्चुअल काम पर्सन was an American psychologist. ये कहाँ के थे? अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे. Who did tremendous theoretical work on structural functionalism. मतलब कि इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म में जो ये थ्योरी है, मतलब संरचनात्मक वाली जो थ्योरी है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ संरचनात्मक कार्यात्मक, ठीक है, ये जो थ्योरी है इसको इन्होंने दिया था. ओके, हिंदी भी मैंने लिखा है, जिसको हिंदी समझ में आ रही है तो हिंदी में भी पढ़ लेगा. वैसे मैं दोनों पढ़ के बता देती हूँ. ये क्या थे? ये अमेरिकी समाजशास्त्री थे और इन्होंने ही संरचनात्मक कार्यात्मक थ्योरी को दिया था. अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन ने क्या बोला है? ए फंक्शंस रिफर टू ए सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फुलफिल द नीड ऑफ द सोसाइटी. पर्सन के अनुसार एक जो भी मतलब सामूहिक जो गतिविधियां होती हैं वो क्या होती हैं? वो समाज की जरूरतों के अनुसार ही होती है. मतलब कि समाज की जो जो जरूरतें होती हैं उसी के हिसाब से हमारे फंक्शन जो हैं, हमारे जो संरचनात्मक ढांचा हुआ जो जैसे जैसे वर्क होता है वो उस सोसाइटी के ऊपर ही निर्भर करता है. जैसे सोसाइटी रहती है, जैसे सोसाइटी की नीड रहती है, ठीक है, जैसे सोसाइटी की डिजायर रहती है, उसी हिसाब से जो समाज का संरचना है वो बनती है और उसमें सारे कार्य होते हैं. अगर किसी समाज में मतलब कि ठीक है, जैसे मतलब थोड़ी एरिया पे खाली मतलब हिंदू है तो उसमें जो एक्टिविटी होगी वो हिंदू से रिलेटेड होगी. वहाँ पे होली अच्छा मनाया जाएगा, वहाँ दिवाली अच्छा मनाया जाता है. अगर कहीं पे बहुत ज्यादा क्रिश्चियन है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन ज्यादा है किसी सोसाइटी में, मान के चलिए, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ सोसाइटी पे मतलब धर्म का प्रभाव पड़ेगा. उसकी एक्टिविटी कैसे होगी? क्रिश्चियन वाली होगी. मतलब कि अभी जैसे थोड़े दिन पहले हम लोग गुड फ्राइडे देखे तो वहाँ पे अच्छा गुड फ्राइडे मनाया जाएगा. अब हिंदू सोसाइटी में तो नहीं मनाया जाएगा ना उतना अच्छा. और जैसे अभी ईस्टर एक वो था, ईस्टर संडे का संडे को, तो वो वाली एक्टिविटी हुई तो उसको ज़्यादा अच्छे कहाँ मनाया जाएगा? वहीं मनाया जाएगा. तो यही कहने का मतलब है कि उस पर सोसाइटी की नीड के हिसाब से ही जो एक्टिविटी होती है वो होती है और ये दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है. ही डिस्क्राइब 4 फंक्शनल, इन्होंने 4 तरह का मॉडल दिया है. चलिए देखते हैं. एडाप्टेशन, गोल, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी. एडाप्टेशन को क्या बोलते हैं? अनुकूलन. अनुकूलन का मतलब क्या हो गया कि अपने आप को जो भी मतलब अपने आप को इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना है? एडॉप्ट कर लेना है. इसका मतलब हो गया एडॉप्टेशन. अगर कोई भी नई चीज समाज में हो रही है तो व्यक्ति क्या करता है? उस हिसाब से अपने को एडॉप्ट कर लेता. अगर कोरोना वायरस आया तो आदमी उसको अडॉप्ट किया ना कि मतलब ठीक है हम मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर का यूज करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे. तो ये एडॉप्टेशन ही हुआ ना. पहले तो ऐसा था नहीं कि हम लोग मास्क लगा के एकदम घूमते थे, हम लोग सैनिटाइजर यूज करते थे, पहले था नहीं ना. तो कंडीशन के हिसाब से व्यक्ति क्या करता है? समाज जो में अगर कोई कंडीशन अलग चल रही है, कुछ भी चल रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, उस हिसाब से व्यक्ति इसको एडॉप्ट कर लेता है, तो भी वो समाज में सर्वाइव कर पाता है. दूसरा क्या हो गया? गोल अटेंशन, मतलब कि लक्ष्य की प्राप्ति. किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए एक लक्ष्य को मतलब निर्धारण करना बहुत जरूरी है. जैसे कि कोविड-19 आया तो उसमें लक्ष्य की प्राप्ति हुई ना. मोदी जी वैक्सीन निकाले और बोले कि 1 दिन या 2 दिन जो भी उसमें लक्ष्य निर्धारित कर दिए थे कि इतने टीके लगने ही लगने चाहिए हमको. पहले क्या किया? पहले उन्होंने बुजुर्गों का स्टार्ट किया, मतलब 65 साल से ऊपर वालों को टीका लगाती है. एक लक्ष्य का निर्धारित हुआ था कि पहले उन लोगों को बचाना है, क्योंकि उन लोगों के क्या है, कोविड में के लक्षण जल्दी आ रहे थे और उनकी जो डेथ रेट थी वो भी बहुत ज्यादा थी. तो इस वजह से एक गोल निर्धारित किया, जितने भी 65 साल के ऊपर वाले पहले उनको लगे, फिर 35 वालों को लगेगा, 45-35 वालों को, तो ऐसे ऐसे गोल का निर्धारित हुआ था. तो यही हुआ कि गोल का निर्धारित करना है. ठीक है, आ रहा है समझ में? 4 कौन से पॉइंट? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. पर्सन ने जो बताया है AGIL मॉडल, तो इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ. ओके. और दूसरा क्या है? इंटीग्रेशन. अगर कोई चीज नहीं समझ में आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, मैं इसीलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. ओके. इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया कि सभी लोग मिलके क्या करते हैं? एकीकरण. एक होके सभी घटकों के बीच अंतर संबंधों का नियम मतलब सभी लोग एक होकर के क्या करते हैं? कॉपरेट होके काम करते हैं. सभी लोग एक होके, मतलब कि कोविड आया तो
उसमें कितने सारे नर्स हुए हैं, वॉलंटियर हो गए हैं वो लोग, हाँ, डॉक्टर्स हो गए और भी बहुत सारे लोग हैं। सब लोगों ने अपना-अपना क्या कहा, दूध वाला था वो दूध पहुँचाया था, सब्जी वाला सबके घर सब्जी पहुँचाता रहा है, ठीक है? तो सब लोगों ने एक नीचे से लेके ऊपर तक के लोगों ने सबने मिल के काम किया, उसपे एकीकरण होके काम किया, एक साथ होके काम किया। तो समाज को अगर कोई भी चीज़ें आती हैं तो हम कैसे करेंगे? पहले तो नई चीज़ों को हम अडॉप्ट करेंगे, फिर एक गोल का निर्धारण करेंगे, फिर उसके बाद एकीकृत होके उस चीज़ को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, काम करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है? और लेटेंसी का मतलब क्या हो गया कि विलंबता। इसका मतलब क्या है कि लेटेंसी का मतलब होता है कि मोटिवेशन से लीजिए इसको, ठीक है? कि कि देखिए यहाँ लिखा है मोटिवेशन, ओके? मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको बीच-बीच में करके हमको मोटिवेशन उसमें देना है। जैसे कि अम, कोविड के समय में मोदी जी ने बोला कि सब लोग क्या करेंगे, सब लोग दिया जलाएँगे। 6 बजे या 7 बजे बोला था ना कि सब लोग दिया जलाएँगे, तो एक तरह से ये क्या था? दिया जलाने से कोविड तो नहीं मर जाएगा। एक मोटिवेशन उसमें मिला कि ठीक है, सब लोग दिया जलाएँगे, सब लोग थोड़ा-सा खुश रहें, सब लोग घर में रह के परेशान हो गए, सब लोग अपनी फ़ोटो बना के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा में लोग डालने लगे। थोड़ा-सा मतलब उससे अच्छा हुआ, थोड़ा-सा मोटिवेशन लोगों को मिला कि ठीक है, इसमें प्रकाशमय हो जाएगा हमारा घर, मतलब हमारा घर, हमारा देश, तो कोविड चला जाएगा। तो लोगों को जो मानसिकता बनी तो उसका कोई मतलब नहीं, उसका मतलब था बस एक मोटिवेशन देना, जो थाली बजाना था, सब लोगों ने थाली बजाया, उसको थोड़ा-सा उनको अच्छा थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट इसमें हुआ लोगों को, और कोई बात नहीं थी। तो ये हुआ कि मोटिवेशन के लिए हम लोग कुछ करते हैं उसमें समाज में, तो वो क्या इसमें आता है, लेटेंसी में आता है। तो एडाप्टेशन मतलब नई चीज़ों को एडॉप्ट करना, गोल का मतलब एक लक्ष्य निर्धारित करना, इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, कोऑपरेट होके एक साथ होके सब लोग काम करना, और लेटेंसी का मतलब बीच-बीच में मोटिवेशन करते रहना, ठीक है? आगे समझ में चारों? आगे चलें? अब देखते हैं कि आप लोग देखिए, जब भी क्लास चलती है ना, तो आप लोग का है कि मतलब दोनों तरफ से अभी आप लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे ना या उसमें फर्स्ट पेपर में, तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? दोनों तरफ का होना चाहिए। अगर हम कुछ कह रहे हैं, आप भी कुछ कह रहे हैं, तो दोनों लोग अगर आपस में बात करेंगे, तो वो क्या होने कम्युनिकेशन क्या है वो इफेक्टिव होगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये वन वे हो गया। अगर आप भी करेंगे, जो चीज़ नहीं आ रही पूछिए, हाँ आ रहा है तो आप बताइए कि हाँ मैम आ रहा है, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं, बच्चे इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग बताया करिए। जैसे सोनी हमेशा रिप्लाई करती रहती है, ओके। तो यानी मुझे पता चल रहा है कि हाँ सोनी को समझ में, अब बाकी लोग तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बाकी लोग का क्या रिस्पॉन्स है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो नहीं आ रहा है तो बताइए, वो भी बताइए, हम 10 बार बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। स्ट्रक्चर, फंक्शनल अप्रोच एंड थ्योरी। पीछे की स्क्रीन ब्लर आ रही है, हाँ वो थोड़ी आज आ रही है, थोड़ी लाइट की कमी आ जाए इसलिए लग रहा है ऐसा हो रहा है, पर दिख तो रहा है सब। अब इसमें देखते हैं इसमें आगे क्या लिखा है। दिस से दैट, हम इसके जो पीडीएफ मैं आपको भेज दूँगी, ओके? थोड़ा-सा बड़े में ही पीडीएफ भेजूँगी ताकि अगर आपको थोड़े-से ब्रॉड में समझना वो चीज़ें तो आप उसमें भी देख के समझ सकें पढ़ के, ओके? हिंदी, इंग्लिश दोनों में रहेगी। They say that social order is based on norms and values that people follow to feel like they belongs to a bigger group like society. इसमें क्या होता है कि सामाजिक व्यवस्था उन मापदंडों और मूल्यों पर आधारित होती है जिनका पालन लोग महसूस करने के लिए करते हैं कि वे समाज में बड़े-बड़े समूह में से संबंधित हैं। मतलब यही है कि समाज के कुछ न कुछ अपने नॉर्म्स होते हैं, मतलब कि कुछ न कुछ मापदंड होते हैं, कुछ न कुछ जैसे मतलब कि डिसिप्लिन्स होती है, उसमें लोग क्या करते हैं, उसको फॉलो करते हैं और एक एक सोसाइटी की तरह मतलब एक बड़े ग्रुप की सोसाइटी बना के उसमें रहते हैं। कुछ न कुछ वैल्यूज़ होती है हर समाज की और कुछ न कुछ नॉर्म्स होते हैं। ठीक है?
All social institute like a school and their structure have an effect on people। मतलब जो भी सोशल इंस्टीट्यूट है, जैसे क्या है, स्कूल है, फैमिली है, सोसाइटी हमारी है, वो क्या है, वो जो लोगों के हैं उसके ऊपर क्या है, इफेक्ट डालती है। सभी सामाजिक संस्थाएं जैसे स्कूल और उनकी संरचना लोगों पर प्रभाव डालती है। लोगों को सामाजिक संरचनाओं की आवश्यकता है, मतलब कि सोसाइटी की हमको आवश्यकता है, और सोसाइटी अच्छे से फंक्शन करे उसकी भी आवश्यकता है, और वे सामाजिक ताकतें जैसे संबंधित उनके कार्य करने के तरीकों पर प्रभाव डालती है। और मतलब कि जो सामाजिक ताकतें हैं, मतलब ये क्या है, जो सोसाइटी में क्या स्कूल है, वो एक तरह की ताकत भी, क्योंकि वो एजुकेशन दे रही है, तो वो जो कर रही है उसका समाज पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, all people interact with social structure and our behavior is shaped by how we interact the each other। ओके। मतलब जो हमारा सोशल बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है कि कैसे हम एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। मतलब किसी से अगर सोसाइटी में मिले तो हम कैसे उनको अभिवादन करते, कैसे उनसे बातचीत करते। ये सब चीज़ें जो क्या है सोसाइटी को एक शेप देने में, एक स्ट्रक्चर देने में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। अब हम लोग देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। दो थ्योरी हो गई, अब तीसरी थ्योरी देखेंगे। कॉन्फ्लिक्ट दो थ्योरी का मतलब क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है संघर्ष। किसी भी चीज को लेके संघर्ष हो जाना। संघर्ष किसी भी चीज के लिए हो सकता है, मतलब अलग अलग चीजों के लिए, संसाधन के लिए हो सकता है, हाँ किसी पोस्ट के लिए हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए पोस्ट के लिए ही मान लीजिए कि एक प्रधान की पोस्ट निकली। प्रधान तो गांव में एक ही होगा, उसके लिए कितने, उसके लिए 4-5 मेंबर, 10 मेंबर हर जगह का अलग अलग है, खड़े हो जाते हैं कि हमको वोट दो, हमको वोट दो। पर जीतता कौन है, जीतता वही है जो ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो इन लोग के बीच तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। मतलब कि जो एक आदमी उठा है वो दूसरे आदमी से मतभेद ही रहता है, वो नहीं चाहता है कि ये जीते। पहला वाला कभी चाहेगा ये जीते, ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जीते, और ये कभी नहीं चाहेगा कि ये जीते, है ना। तो इन लोग के अंदर क्या है, संघर्ष है। प्रधान का पद लेने के लिए इनके अंदर संघर्ष है। तो यही हो गया कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का बेस यही है कि किसी भी चीज के लिए, मतलब समाज में स्टैंड करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। ओके। आगे समझ में, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हो गया, ये कॉन्फ्लिक्ट का जो बेस है वो मैं बताया। अब मैं आगे उसको आप लोग को थ्योरी वगैरह के बारे में बताएंगे, किसने क्या दिया। जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, अगर तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ही है। इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इसमें कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या बोलती है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इज ए मैक्रो अप्रोच। जो पहली थ्योरी थी, सिंबॉलिक थ्योरी थी, ठीक है, वो क्या थी, वो माइक्रो थी। और बाकी ये दोनों स्ट्रक्चरल वाली और कॉन्फ्लिक्ट वाली, ये दोनों थ्योरी क्या है, मैक्रो, मतलब ये बड़े लेवल पे होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मैक्रो। approach that examine that role that power play in society and how it can be used to have control over others। ओके। संघर्ष का सिद्धांत जो है ये क्या है, ये स्थूल दृष्टिकोण है जो समाज में शक्तियों की भूमिका की जांच करता है और दूसरों पर नियंत्रण रखने के लिए इसका उपयोग कैसे किया जाता है, ये कौन बताता है, ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बताता है। अब इसमें देखते हैं इसका की पॉइंट क्या क्या है। Society is organized into two groups, those with and those without power। मतलब कि सोसाइटी में कितने तरह के लोग हैं, दो तरीके के लोग हैं। एक लोग के पास क्या है, पावर ज्यादा है, और एक लोग के पास पावर नहीं है या फिर कम। ठीक है, या तो किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है, या किसी के पास कम है, या फिर नहीं के बराबर है। ऐसे सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट हमेशा उन्हीं लोगों के बीच में ज्यादा होता है। Those with the most power have the most wealth, prestige and privilege, and therefore are able to limit the less powerful
एक्सप्लॉइटेशन कैन रिजल्ट। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास ज़्यादा वेल्थ है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा उसके पास मतलब वो है प्रेस्टीज का मतलब ज़्यादा उसके पास प्रतिष्ठा है, मतलब वो फेमस है, उसके पास प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? विशेष अधिकार होता है। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ज़्यादा ही पावरफुल होते जाते हैं, और जो उनसे कम पावरफुल है उसका क्या होता है? उसका शोषण होता है। तभी लोगों के, दोनों लोग के बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब संघर्ष होता है, मतलब कि विवाद पैदा होता है। उसी को लेके ये थ्योरी आई है, कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी। दो हम लोग पढ़ लिए। तीसरा पॉइंट क्या है? देयर इज कांस्टेंट टेंशन बिटवीन द क्लास ऑफ सोसाइटी। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज आस्क फॉर whom इज सोसाइटी फंक्शनिंग एंड। जब कॉन्फ्लिक्ट, जब मतलब संघर्ष होगा, सोसाइटी में जब संघर्ष होगा तो फिर क्या होगा? तो लोग पूछेंगे ही ना कि सोसाइटी किसके लिए फंक्शन कर रही है, कौन है जिसके इसके लिए ये फंक्शन कर रही है, और कैसे लोग हैं जो फंक्शन में आ रहे हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं। सब मिला के बस यही है कि आप उसको बस सिंपल सा ध्यान देना है। इसकी जो हिंदी है, संघर्ष दिमाग में रखना है। दो लोगों के बीच, इसमें दो से दो या दो से मतलब ग्रुप के बीच में संघर्ष हो सकता है, इंडिविजुअल के बीच संघर्ष हो सकता है। तो सब मिला के बस इसको आपको, अगर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ही संघर्ष होता है, तो तुरंत आपको नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए कि संघर्ष की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप में क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। अगर इससे क्वेश्चन बनना हो तो मैं एक छोटा सा मतलब डेमो देती हूँ कि इस तरह क्वेश्चन इससे बनेगा कि मान लीजिए कि एक क्लास में एक क्लास में 50 बच्चे हैं। ओके, 50 बच्चों के बीच नंबर 1 आने की होड़ लगी है। तो इसमें कौन सी थ्योरी इसमें कौन सी थ्योरी सेट बैठती है? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कौन सी होगी? इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, होड़ लगी है ना, दोनों लोग के बीच संघर्ष हो रहा है उस चीज को करके ही, मतलब एक पाने के लिए। क्योंकि जो नंबर 1 की पोजीशन है, जो फर्स्ट रैंक की पोजीशन है, वो हर कोई तो पा नहीं सकता। वो जब पाएगा तब एक ही बच्चा पाएगा। तो उसमें संघर्ष हो रहा है उस चीज को आगे लाने के लिए ना। इसमें कौन सी, इसमें सिंबॉलिक थ्योरी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि सिंबॉलिक थ्योरी है वो किसके लिए? वो सिंबल्स का यूज होता है, हाय, हेलो, यस, नो। ओके, सिंबल्स का यूज होता है, चाहे तो मतलब लाइट ग्रीन हो गई, रेड हो गई, सबका अलग अलग जो मतलब हुआ उसके लिए यूज हुआ। अभी जब स्ट्रक्चर फंक्शन दिए हैं तो वो तो सोसाइटी के फंक्शंस में को बार है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है उस पर बात होती है। तो दूसरा कौन बता? कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बचा। तो आप लोग ऐसे करके गेस कर सकते हैं। मैं बस सिर्फ बता रही हूँ कैसे आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इस थ्योरी को जो देने वाले थे वो कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। कब दिए थे? 18 से 1880 थे। ओके, जो मार्क्स थे, कार्ल मार्क्स थे, मार्क्स ने समाज में शक्ति संरचनाओं का अवलोकन किया। मतलब कि जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या शक्तियां हैं, पहले उन्होंने उसका अवलोकन किया, उसको देखा। ओके, एंड उसके बाद क्या हुआ? ही वाज saw the distribution of power as being top heavy, that is power that tightly control। इन्होंने मतलब जो कार्ल मार्क्स है, बट इसके आगे बताते हैं तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न सोशलिज्म। इनको मॉडर्न सोशलिज्म का फादर भी कहा जाता है। और ये क्या है? ये कम्युनिस्ट है। मतलब कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? साम्यवाद। साम्यवाद आप लोग हो सकता है पढ़े हो। साम्यवाद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी इन्होंने दिया था। इनका ये कहने का मतलब था कि इन्होंने समाज में देखा, जो ये थ्योरी थी ना, ये यूएस से आई है। ठीक है, देखिए ये जो थ्योरी थी, इसमें इसमें ये बोला गया था कि मतलब कि जैसे कि समाज में जो लोग बड़े लोग हैं, ठीक है, मतलब बड़े लोग से मतलब क्या? जो पावरफुल लोग हैं, वो लोग पावरफुल ही होते जा रहे हैं, और जो छोटे लोग हैं वो और ही, मतलब जैसे कि जिसके पास कम पैसा है, छोटे लोग से मतलब है जिसके पास कम पैसा है, जो कम पैसा उनके पास कम ही पैसा रहा जा रहा है। अच्छा, ऐसा बोला जाता है कि हमारे इंडिया में जो 4% पैसा है वो किसके लोग के पास है? वो मतलब 4% जो पैसा है वो एक लोग एक तरफ है, और 96% पैसा जो है, 96% जो पैसा है वो 4% के पास है। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब कि 100 रुपए में से, 100 रुपए में से 96 रुपया सिर्फ 4% लोगों के पास है। मतलब आप सोचिए कि जो पूंजीपति है वो कितने पूंजीपति हैं? बहुत ज्यादा है ना वो पूंजीपति जो है। और बाकी लोगों के पास कितने हैं?
4% जो बचा उसमें पूरे लोग आते हैं। तो जो पूंजीपति वो बहुत ही ज़्यादा पूंजीपति बनते जा रहे हैं और जो छोटे लोग हैं वो छोटे मतलब और ज़्यादा वो धंसते चले जा रहे हैं। उसी पे ये थ्योरी का निर्माण हुआ था। मतलब कि मान लीजिए जैसे कि आपके गाँव में आपका मोहल्ला जो भी है उसमें बहुत सारे लोग हैं। इन सब ने क्या किया? इन सब ने एक नेता को चुना, ठीक है? नेता को चुना, उसके बाद ये नेता जब इन लोगों ने नेता को चुन लिया, तो ये नेता क्या किए? ये नेता तो बन गए, ठीक है? फिर उसके बाद क्या किए? वो अपने चुने हुए जो जिसके द्वारा वो चुन के आए थे, उन्हीं लोगों के ऊपर वो राज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या हुआ? इससे जो हम लोग जिसको चुने हैं और उनके मतलब जो हमारे चुन के गए हैं, ठीक है? अपने अपने ठीक है, अपने आप मोहल्ले, अपने गाँव सबके अपना कोई प्रधान होता है। ठीक है? उसका प्रधान सिंपल सा एकदम प्रधान का उदाहरण हम लोग प्रधान का चुनाव करते हैं, तो हम ही लोग तो वोट देते हैं, हम अपने प्रधान को चुनते हैं। तो वो प्रधान पहले क्या था? पहले प्रधान नहीं था, वो हमारे मतलब साथ रहने, उठने, बैठने वाला ही हमारा भाई, पिता, बंधु जो उसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है? वो था। तो लेकिन जब वो प्रधान बन जाता है, तो फिर क्या होता है? वो पूरे गाँव के ऊपर राज करने लगता है और उसका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है, ठीक है? तो यही मतलब है इसमें इन्होंने कार्ल मार्क्स ने ये थ्योरी तभी दी है कि जो ऊपर के बैठे लोग हैं, मतलब कि जिसके पास पावर हो गया है, हाँ, टॉप टू हैवी, पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है? टॉप टू नीचे की तरफ होता है, टॉप टू डाउन होता है। आ गया समझ में? कार्ल मार्क्स ने क्या बोला था? तो ऐसा इन्होंने बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो लीडर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो कम्युनिस्ट होना चाहिए। कम्युनिस्ट का मतलब क्या होता है? कि सब लोग बराबर हैं, ठीक है? सब लोग बराबर हैं। जो चुन रहे हैं अपना नेता वो भी वैसे ही है और जो नेता चुन रहा है वो भी क्या है? वो भी इनके बराबर ही है, ठीक है? तो सब लोग मिल के नेता को चुनेंगे पर सब लोग रहेंगे एक जैसे। ये नहीं कि इनका हो गया तो ये कहाँ ये मतलब राष्ट्रपति का चुनाव किए तो ये राष्ट्रपति भवन में चले गए और हम लोग चुने तो हम लोग नीचे ही रहेंगे। इनका यही था, इन्होंने साम्यवाद का जनक बोला जाता है कि सब लोग मिलके शासन करेंगे। साम्यवाद का मतलब है कि सब लोग मिलके ही शासन करेंगे, कोई एक नहीं शासन करेगा। ये दिया था कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में, यही दिया था। आधुनिक समाजवाद मतलब जो पहले का अभी भी ऐसा चल रहा है, जो हमसे ऊपर बैठे हैं वही हमारे ऊपर, वो हम लोग उनको चुन के भेजते हैं और वही हमारे ऊपर राज करते हैं। इसलिए इन्होंने कार्ल मार्क्स ने इसमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी दी कि इसमें क्या संघर्ष हो जाता है, फिर बाद में अच्छा नहीं लगता ना कि हम लोग ही बैठाएं और हम लोग से ही गलत तरीके से बात किया जा रहा है। कोई हमारे अगल बगल का एमएलए हो वो हम ही लोग चुनते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है? जब उससे आप बात करने जाइए तो वो आपकी बात नहीं करेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, 10-10 दिन आप उसके चक्कर काटेंगे तब आप उनसे बात कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है? इससे संघर्ष होता है, तो गुस्सा आती है ना कि हम ही तो चुन के भेजे थे वहाँ पे, अब ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा, हमारे घर का ही सड़क नहीं बनवा रहा, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं कर रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो एक संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। तो इन्होंने कम्युनिस्ट को सपोर्ट किया है कि मतलब साम्यवाद को, कि जो हमारा नेता है वो हमारी तरह ही रहेगा, वो हमारे साथ ही रहेगा और जैसे हम लोग हैं वैसे रहेगा, जो काम करना है सब साथ में मिलके करेंगे। जनता का शासन जनता के द्वारा ही होगा। ये हो जाएगा साम्यवाद, ठीक है? इनको मॉडर्न सोशलिज्म भी कहते हैं। आ गया समझ में? ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात करते हैं, हाँ सुनिए, जब अब हम लोग बात करते हैं कि करंट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जो जो कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है? जैसे संघर्ष हुआ, हम लोग का संघर्ष हुआ एमएलए के थ्रू कि मतलब कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे अंदर क्या हुआ? संघर्ष, हमारे अंदर अच्छा नहीं लगा, हमें तकलीफ हुई, ठीक है? कि हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे घर का मतलब हमारे गाँव का मोहल्ले का सड़क नहीं बना रहा, ये जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे दिमाग में आ गया उसको लेके, तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब होता है? तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है? कंपटीशन, कंपटीशन हो गया, हम अगर 2 लोग हैं, क्लास में सब बच्चे हैं, उसको फर्स्ट रैंक के लिए क्या हुआ? कंपटीशन हो रहा है, तब कॉन्फ्लिक्ट आ गया। रिवॉल्यूशन हो गया, कोई क्रांति अगर हो रही है, एक अलग तरीके की क्रांति अगर हो रही है, तब आपका मतलब कॉन्फ्लिक्ट दिमाग में आ जाएगा, ठीक है? और अब क्या हो गया? स्ट्रक्चर मतलब संरचनात्मक असमानता, अगर किसी भी चीज को लेके असमानता हो रही है तब कॉन्फ्लिक्ट होता है। और वार के समय भी क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है? ये कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बस ऐसे ही समझने के लिए बता रही हूँ। और कौन-कौन से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं हमारी सोसाइटी में? जेंडर, ये दोनों ठीक है, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, ये भी दोनों थ्योरी है, लेकिन कार्ल मार्क्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए उसको हम लोग थोड़ा-सा ब्रॉड में पढ़ें कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ें बताई हैं। और ये तो बस समझने का है। फेमिनिस्ट का तो हम पहले ही बता चुके हैं, थिंकर्स ने बता चुके हैं और जेंडर का भी
बता चुके हैं। जेंडर कॉन्फ्लिक्ट कब होगा? जैसे कि हमारे समाज में होता है, 2 ही जेंडर है ना, फीमेल है एंड मेल है। तो क्या मतलब जो फीमेल को राइट्स मिले हैं, वैसे ही मेल को मिले हैं? ऐसा नहीं है ना। फीमेल के सॉरी फीमेल और मेल के जो राइट्स हैं वो हमारे समाज में अलग-अलग हैं। मेल को इसमें ज़्यादा राइट्स मिले हैं और फीमेल को कम राइट्स मिले हैं। मतलब संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जो हमारा देश है वो ऐसा नहीं मानता, दोनों को इक्वली दिया जाता है। नहीं, संविधान में भी तो लिखा है, सॉरी, संविधान में लिखा है दोनों को अलग-अलग राइट्स दिए हैं। क्या राइट्स दिए हैं? वो आ जाएगा फेमिनिस्ट में आ जाएगा, ठीक है? अभी हम लोग बाद में बताएँगे उसका। लेकिन जो हमारा समाज है, वो ज़्यादातर मेल को ज़्यादा राइट्स दिए हैं। मतलब कि जो हमारे घर का मेल है, वो कभी भी रात में बाहर घूम सकता है। अगर फीमेल घूमे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है? घर के लोग नहीं मानेंगे, सोसाइटी के लोग नहीं मानेंगे। एक जगह मैंने पढ़ा था कि स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, बुद्ध क्यों नहीं होती है? तो उसमें ऐसा आप लोग भी हो सकता है पढ़े हों, अच्छा लगा मुझे तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मुझे याद आ गया। स्त्री हमेशा सीता ही क्यों होती है, बुद्ध क्यों नहीं होती है? तो उसका जवाब वो था कि अगर स्त्री बुद्ध हो जाएगी, मतलब सोते हुए अपने पति और बच्चे को छोड़ के निकल जाएगी, तो लोग उसको चरित्रहीन कह देंगे कि वो तो किसी के साथ भाग गई। कभी नहीं सोचेंगे कि वो बुद्ध की तरह खुद की तलाश में निकली। ऐसा होगा अगर आपके घर की कोई लेडीज़ चली जाए बिना बताए, तो आपके घर में भी यही होगा। और उसको समाज भी नहीं रहने देगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो वही है कि जो हमारे राइट्स हैं वो अलग-अलग हैं। और वो सीता अगर चली गईं, जब बुद्ध अपने घर से चले गए और जब दोबारा आए तो उनका पूरा स्वागत हुआ। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, हाँ? उनका पूरा स्वागत हुआ, उनको पूरी दुनिया ने माना और बुद्धिज़्म का वो एक तरह का धर्म का निर्माण कर दिया। और जब औरत है, जब सीता जी आईं बाहर से, तो क्या हुआ उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। हुआ था ऐसा। तो ये क्या है? ये किसमें आएगी? ये जेंडर कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। तो क्या हुआ? तो स्त्रियों के अंदर एक संघर्ष पैदा हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो ये चीज़ नहीं होता, पहले स्त्रियाँ दबी कुचली थी, चुपचाप जो बोलता था सुन, लेकिन आज की जो मॉडर्न है, वो नहीं सुनती है, ठीक है? अगर आज की स्त्री के साथ होता है, ठीक है, आपके घर में मान लीजिए कि 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं। अगर अगर बच्चा 6 बजे निकल रहा है तो मम्मी-पापा उसको कुछ नहीं बोलेंगे। अगर लड़की निकल रही है 6 बजे के बाद तो उसको बोलेंगे कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, जो लड़कियाँ हैं वो बोल रही हैं, क्योंकि वो अपने आप को समानता की मान कर रही हैं कि भाई जा रहा है तो नहीं बोल रहे हो, अब जा रहे हैं तो बोल रहे हो। ये मैं सिर्फ़ एक समझाने की बात कर रही हूँ, ठीक है? ज़्यादातर होता है कि अब क्या हो रहा है, अब जो जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है, हर जगह हो रही है कि अगर अगर मतलब कि जो इक्वालिटी मतलब मेल को मिली वही इक्वालिटी फीमेल को भी मिलनी चाहिए। तो ये इसमें जब अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये किस तरह का होगा? जेंडर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जेंडर की इक्वालिटी होनी चाहिए। और फेमिनिस्ट में बात करेंगे, मतलब नारीवाद का संघर्ष क्या है? कभी-कभी ऐसा हो रहा है, कहीं-कहीं जगहों पे हो रहा है, ऐसा है भी, हमारे संविधान में भी है कि नारी को ज़्यादा मतलब तवज्जो दी गई है, ठीक है? किसी भी चीज़ में मान लीजिए कि अभी कोई भी जैसे अगर आप जैसे कोई भी मतलब उसमें आती है, कोई भी जॉब आ रही है, तो महिलाओं को थोड़ी-सी छूट दी जाती है। अगर जैसे कि कोई भी फॉर्म आ रहा है, कोई भी टेट का फॉर्म आ रहा है, तो लेडीज़ के लिए क्या हो रहा है कि थोड़ा-सा कम होता है। ज़्यादातर फॉर्म में आप देखेंगे कि लेडीज़ के लिए 300 है, तो जेंट्स के लिए मतलब कि लड़कों के लिए कितना है, ₹500 फीस हो गई। एक ऐसे बस उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है? और इसमें क्या होता है, महिलाओं का अलग से कोटा होता है। मतलब अगर महिला का अगर मतलब महिला का 75% नंबर आ गया, तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ? और लड़के का 95 आएगा तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहा है ना, जैसे अभी टीना डाबी जो उदाहरण थी, ठीक है? उनका माना गया, हाँ? जो मेल फीमेल का है, कास्टिज़्म का है, ये सब क्या है? ये सब यही सब पैदा कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है समाज में। तो ये उसका उदाहरण है। तो यहाँ हम लोग नारीवाद की बात करेंगे, मतलब कहीं-कहीं नारियों को ज़्यादा मतलब चीज़ें मिली, तो लड़के भी विरोध करेंगे ना, कहीं करते ही हैं बच्चे। और कभी-कभी ये विरोध ज़्यादा उग्र भी हो सकता है कि महिलाओं की, जैसे अभी हम लोग बात करते हैं कि ये जो आरक्षण है इसको खत्म करिए, खत्म करिए। अभी सब जगह ये सब बात हो रही है, आरक्षण खत्म करिए। तो पूरे आरक्षण की बात हो रही है, जो ओबीसी, एसटी, एससी सबको आरक्षण दिया जाता है, उसके आरक्षण की बात हो रही है। लेकिन आगे चल के ये ज़रूर होगा कि औरतों के खिलाफ भी लड़के जो हैं, जेंट्स लोग हैं, वो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, कॉन्फ्लिक्ट तो पैदा हो चुका है। सबको लगता होगा कि अरे उनका तो लड़कियों का तो क्या करना है, 30% 35% नंबर तब भी हो जाएगा, हमको 45% आना है, मतलब एक तरह से बताएं। तो ये क्या हुआ, ये एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा और फिर आगे चल के ये आगे चल के क्या होगा, उग्र रूप ले लेगा।
ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तो इसको बोलेंगे फेमिनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में ये आएगा। और जेंडर के लिए कि मेल फीमेल का रहेगा। और फेमिनिस्ट के लिए क्या होगा, महिलाओं के अधिकार के लिए पुरुष से लड़ाई करेंगे कि उनको ज्यादा मिला और हमें क्यों कम मिला, ये आएगा फेमिनिस्ट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। आगे समझ में दोनों चीजें। हम लोग नेक्स्ट पार्ट के चलेंगे, सारी थ्योरी खत्म हो गई। आ गया। थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि आज हमको ये पूरा खत्म करना है कैसे भी। अब हम पढ़ते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन मतलब कि सामाजिक संस्थाएं क्या क्या है। सामाजिक संस्थाएं क्या क्या है, आपके इसको आपके जो पेपर आपके जो सिलेबस में है उसमें आपको पढ़ना है, स्कूल के बारे में पढ़ना है, दूसरा आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, और फैमिली के बारे में, फैमिली स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, दीज आर 3 सोशल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग करके पढ़ेंगे सोशल। पहले हम लोग पढ़ते हैं सोशल इंस्टीट्यूट होता क्या है। एक बार इसको समझ जाएंगे, वैसे ये बहुत ईजी है, सब लोग तुरंत समझ जाएंगे। आप लोगों को पता ही है कि आपके परिवार का आपके एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हाँ, आपके स्कूल का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपके सोशल का क्या इफेक्ट पड़ता है, यही तीनों चीज उसमें पढ़नी है। सो इजी। सोशल इंस्टीट्यूट आर ए की एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वही वही क्या है, वही हमारे समाज का मुख्य तत्व है। क्योंकि एक समाज है, एक समाज अच्छा सभ्य तभी बन सकता है जब हमारे स्कूल अच्छा हो, वहाँ एजुकेशन अच्छी मिलती हो, हमारा परिवार अच्छा। क्योंकि एक बच्चे की प्रथम पाठशाला किसको बोला गया, स्कूल को बोला गया। एक बच्चे की प्रथम पाठशाला एक बच्चे की प्रथम पाठशाला उसकी फैमिली है। उसके फैमिली में ही उसको शुरुआती जो नॉलेज होते हैं, शुरुआती जो ज्ञान होता है उसकी फैमिली में ही दिया जाता है। तो इनका बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। They consist of people who came together for a people common purpose and are part of social order। इसमें क्या होता है, ढेर सारे पीपल एक कॉमन पर्पज के लिए एक साथ अब आते हैं और फिर वो जो सोसाइटी की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको फॉलो करते हैं। सामाजिक संस्थाएं की रचना एक प्रमुख तथ्य है, वे ऐसे लोगों से मिलकर बने हैं जो एक समान उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं और समाज की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा लेते हैं। और एक सामाजिक संस्था के रूप में शिक्षा एक समृद्ध जीवन जीने के लिए सीखने के कौशल और सांस्कृतिक मूल्यों का वातावरण प्रदान करने के लिए पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या हो गया इसमें, हम्म, पैटर्न का मतलब कि एक तरीके से संरचना से आप ले लीजिए। ठीक है, मापदंड और भूमिका का एक समूह है। मतलब कि सोसाइटी, अलग अलग सोसाइटी, सबका अलग अलग कुछ न कुछ उसमें नॉर्म्स होते हैं, कंडीशंस होते हैं, पहले पहले बता चुके हैं, उसके आपके वैल्यूज होते हैं अलग अलग सोसाइटी के। ठीक है, और सब क्या होते हैं, एक तरह आते हैं। मतलब आपके यहाँ जो सोसाइटी, आपका जो गांव है, आपका जो मोहल्ला है, वो आप अपने को उसको एक सोसाइटी मान लीजिए। तो सब लोग उसमें एक तरह, मतलब कुछ भी होता है सोसाइटी में, कोई भी प्रॉब्लम हो, सब लोग एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होकर उसका काम करते हैं। ये क्या हो गया, एक सोसाइटी हो गया। और सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन क्या है, आपके बच्चे के लिए कहाँ कहाँ से इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं। आपका परिवार उसको आप शिक्षा दे रहा है, उसको स्कूल शिक्षा दे रहा है, और वो सोसाइटी से भी सीख रहा है। जब बच्चा सोसाइटी में जाता है तो उससे भी बहुत सारी चीजें सीखता है। एक एक करके हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे। Education is a social institute through which a society's children taught basic academic knowledge। जो एजुकेशन है, ठीक है, उसकी शिक्षा हमको कहाँ-कहाँ से मिलती है, सोसाइटी से भी मिलती है। और सोसाइटी की हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, लर्निंग स्किल मिलती है एंड कल्चरल नॉ। हमारे सोसाइटी में कोई भी कल्चर हो रहा है, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए सोसाइटी में, आपको जो सोसाइटी है वो मुस्लिम वाली सोसाइटी, ठीक है? वहाँ पे नमाज़ हो रही है, तो बच्चे के अंदर जो नमाज़ कैसे पढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, क्या रूल्स होते हैं, कैसे मतलब हाथ वगैरह जो अलग टाइप पे धोया जाता है, तो वो बच्चा सोसाइटी से सीख रहा है ना, कल्चरल नॉलेज, लर्निंग स्किल, अलग-अलग चीज़ें जो होती हैं, किसी का, ठीक है, आपको सोसाइटी में मान लीजिए कोई भी चीज़ें की अगर वर्कशॉप है, तो बच्चा उसको देख रहा है कि कैसे मतलब, ठीक है, साइकिल बनाने वाला आपके सोसाइटी में, तो बच्चा उसमें से भी देखता है कि लर्निंग स्किल है, कैसे मतलब स्क्रू ड्राइवर कैसे चलाएगा, पूछा फिर वो घर भी आके वही चीज़ करता है, तो उसकी लर्निंग स्किल भी वहीं से हो रही है, उसको ज्ञान भी अलग तरह, 4 तरीके के लोगों से सोसाइटी में, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई बच्चे से बात कर रहा है, कोई अपने में बात कर रहा है, तो बच्चे उससे भी सीखते हैं। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ इसमें। और हम लोग करके पढ़ेंगे कि फैमिली से क्या-क्या चीज़ें सीखते हैं बच्चे और क्या-क्या रोल है उनका एजुकेशन में। प्लेइंग ए रोल मॉडल, जो फैमिली ही है, सबसे बड़ा रोल मॉडल फैमिली ही करती है। आप जैसा सीख देंगे बच्चे को, बच्चा वैसा ही होगा। हिंदी भी देख लेते हैं। रोल मॉडल, ठीक है, बच्चे की गतिविधियों में शामिल हो।
बच्चा घर में जो भी गतिविधि करता है, ठीक है? बच्चा खेल रहा है, नहा रहा है, खा रहा है, उस सब की जो उसकी गतिविधि हो रही है, उसकी शिक्षा कौन देता है? उसको एक फैमिली ही देती है और सही तरीके से बताती है कि बेटा ये करना है, वो करना है। यहाँ तक कि जब ये बच्चा चलना भी सीखता है तो फैमिली सिखाती है ना उसको कि आगे देखो गड्ढा है, ठीक से चलो, पार करके चलो, धीरे चलो, हाँ, कोई चीज़ ऊँचा है तो बेटा पैर उठा के चलो। मतलब जो कि भी छोटी-छोटी जो शिक्षा आप ले लीजिए, नॉर्मल छोटे बच्चों को लेके चल रहे हैं। तो वो क्या होता है, ठीक है, लिखना भी हुआ तो पहले वो घर में ही ए बनाना सीखेगा, स्कूल में उतना जल्दी नहीं सीख पाता। पहले बच्चा घर में ही गोला बनाना सीखता है, लाइन खींचना सीखता है। तो ये सब एजुकेशन जो दी जाती है वो सबसे पहले फैमिली से ही दी जाती है। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मतलब रचनात्मक आलोचना, मतलब कि बच्चे के अंदर जो रचनात्मक चीजें हैं वो कौन मतलब फैमिली ही उसको पैदा करती है। रचनात्मक चीजें कोई भी देख लीजिए, ठीक है, उसको ट्री बनाना सिखाना हो, फ्लावर बनाना सिखाना हो, कोई भी आप समझ लीजिए, ठीक है। बच्चा घर में अगर खाना बन रहा है तो बच्चा उसको भी देख के सीखता है कि हमको भी बेलन चलाना आ जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, वो बच्चा अपनी फैमिली से चीजें सीखता है। फ्रीडम टू चूज, मतलब फैमिली का काम है कि बच्चे को एक पूरी तरह से फ्रीडम दे, वो जो चाहे वो चीजें वो चूज कर सके, मतलब अच्छे से खुल के रहे घर में, ठीक है। और वो बच्चा उससे सीखेगा, बच्चे को बहुत ज्यादा दबा के नहीं रखना है। सेलिब्रेट योर चाइल्ड सक्सेस, मतलब अपने बच्चे की सफलता का जश्न मनाएं। होता ही है, हर फैमिली में होता है। बच्चा अगर कुछ भी करता है, बच्चा अगर कुछ नया वर्ड ही बोल दे तो भी कहता है अरे वाह बच्चा ये बोला। बच्चा पहली बार पापा बोला तो भी हम लोग जश्न मनाते हैं कि हाँ बच्चा पापा बोला, बच्चा बाबा बोला, हाँ। तो छोटी छोटी चीजों को हम लोग फैमिली क्या होती है वो जश्न मनाती है। बच्चा पहली बार स्कूल गया तो ही बहुत खुशी होती है कि हाँ बच्चा मेरा स्कूल पढ़ने चला गया, उसको एजुकेशन मिली। बच्चा अगर फर्स्ट रैंक ले गया, कोई भी आएगा, अगर वो थर्ड रैंक आया, 10th रैंक भी आया तो भी फैमिली खुश हो जाती है कि ठीक है, बच्चे से कितनी उम्मीद करना, क्या हो, ठीक है। तो उसके सक्सेस का हमको जश्न मनाना है, उसको मोटिवेट किया जाता है। कौन करता है? फैमिली करती है। अब देखते हैं कि रोल ऑफ स्कूल, रोल ऑफ स्कूल क्या है एजुकेशन में। स्कूल हमारे युवाओं का अभिन्न अंग है, बच्चों का भविष्य माना जाता है और उनका विकास समाज की बेहतरी के लिए किया जाता है। स्कूल में क्या क्या होता है, स्कूल में बच्चों को नॉलेज दी जाती है, स्किल डेवलप किया जाता है, ठीक, अलग अलग चीजें बच्चों को सिखाई जाती है, करिकुलम पढ़ाया जाता है, जो उसका जिससे रिलेटेड क्लास का जो करिकुलम होता है, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। और उसको बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटी भी सिखाई जाती है बच्चों को, मतलब इनके थ्रू उस बच्चे को एजुकेशन दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि रोल ऑफ द स्कूल का रोल क्या क्या है। रोल ऑफ स्कूल प्रोवाइडिंग नॉलेज, ज्ञान प्रदान करने के लिए स्कूल की भूमिका होती है। सामाजिक कौशल के निर्माण में स्कूल की भूमिका होती है। कोई भी सोशल स्किल्स हम बच्चे को सिखा रहे हैं, सोशल स्किल का मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज़ अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को प्रेयर सिखाई जाती है, हाँ, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती है। हुँ, तो वो क्या हुआ, वो मान लीजिए जैसे सोशल स्किल, ठीक है, प्रेयर के बारे में सिखा दिया गया कि मतलब कि भगवान को याद करना, खाने से पहले याद करना है, स्कूल में पढ़ने से पहले मतलब जाते ही करना है। तो ये सब सोशल स्किल होती है, मतलब हम लोग कैसे बात करनी है, बड़ों का सम्मान करना है, हाँ। तो ये सब क्या हो गया, सोशल स्किल्स में आ गए। तो कौन सिखाता है? स्कूल में सिखाया जाता है। वेल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, तो स्कूल का काम है कि सबसे पहले बच्चे को वेल स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट, मतलब कि जो उसको स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा से हरा भरा हो, लाइट पर पंखा कुर्सी सब चीज़ की व्यवस्था हो, वो कौन प्रोवाइड कराएगा? वो स्कूल प्रोवाइड करेगा। जब तक सब चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलेंगी तब तक बच्चा की जो शिक्षा है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। मतलब मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, लाइट हो, पंखा हो, पानी हो, टॉयलेट हो, हाँ, बैठने की जगह हो, ये सब तो देना ही पड़ेगा, तो ही बच्चे का अच्छे से शिक्षा हो पाएगी। हेल्प इन पर्सनल डेवलपमेंट, बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट भी स्कूल कराता है। प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन स्कूल कराता है। हेल्प टू मोल्ड पर्सनालिटी ऑफ किड, बच्चे का जो व्यक्तित्व है उसको भी कौन उसको ढालता है? एक स्कूल ही उसमें मदद करता है। सीखने में प्रोत्साहन करना, मतलब कि इनकरेज लर्निंग, अगर बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड भी मिलता है और गलत काम करता है तो पनिशमेंट भी मिलता है। दोनों चीज करके बच्चे को सिखाया जाता है, लेकिन पनिशमेंट का यूज नहीं है, तो पनिशमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे। सामाजिक नेटवर्क बनाता है, मतलब कि सोशल नेटवर्क कैसे बनाना है, बातचीत कैसे करना है, पीयर्स के साथ अपनी कैसे रहना है, मतलब एक क्लास का बच्चा है वो अपनी दूसरी क्लास के बच्चों के साथ कैसे रहेगा, ठीक है। एक नेटवर्क मतलब बातचीत करने का क्या तरीका है, और कोऑपरेट कैसे करना है, ये बहुत सारी चीजें हैं वो हम स्कूल में ही सीख पाते हैं। घर में बच्चों का ये सब विकास नहीं हो पाता है। शेयरिंग का हुआ, ठीक है, ये सब चीजें स्कूल में देता है। अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का रोल क्या है।
सोसाइटी क्या करती है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड स्कूल। सबसे पहले जो अच्छे विद्यालय की स्थापना कौन करेगा? सोसाइटी करेगा। मतलब सोसाइटी जो भी स्कूल है वो कहाँ है? वो आपकी सोसाइटी में ही है। तो सोसाइटी का काम है कि एक अच्छा स्कूल का स्थापना करना, उसको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना स्कूल में। प्रोविज़न ऑफ एडल्ट एजुकेशन। आजकल जो बहुत तेज़ी से चल रहा है एडल्ट एजुकेशन के लिए, प्रौढ़ शिक्षा, मतलब कि जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं, जिसको नहीं पता, जो मतलब प्रौढ़ हो गए हैं, आफ्टर 18 ईयर्स के हो गए हैं, उनको भी शिक्षा का काम कराया जा रहा है। वो कौन कराता है? सोसाइटी कराती है। प्रोवाइड कल्चरल एजुकेशन। कल्चरल एजुकेशन में कहाँ मिलती है? सोसाइटी से मिलती है। प्रोवाइड वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन कहाँ से मिलती है? मतलब व्यावसायिक शिक्षा, वो सोसाइटी से मिलती है। मेंटेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द स्कूल। जो स्कूल के स्टैंडर्ड हैं उसको हम लोग सोसाइटी का कुछ नॉर्म्स कंडीशन होते हैं जो रखते हैं, और स्कूल के स्टैंडर्ड का भी निर्माण करते हैं, मतलब कि अच्छे से एक तरीके से स्कूल चल सके, ये सोसाइटी ही काम करती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए, सोशल मूवमेंट। सोशल मूवमेंट में 3 तरीके का की थ्योरी दी गई है, वो तीनों हम लोग पढ़ लेते हैं। सिंपल तीनों थ्योरी है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, बाकी मैं आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, इससे आप लोग स्टडी कर लेंगे। ये समझ में आ गया सोशल इंस्टीट्यूशन? ये तो बहुत ईजी था, सबको समझ में आ गया होगा ये। सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि समाज में एक तरह से ही हलचल। मूवमेंट का मतलब हलचल चले सकते हैं यहाँ पे, कि समाज में अगर हलचल हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी अलग अलग टाइप की थ्योरीज यहाँ पे दी हुई है। ओके, वही हम लोग को पढ़ना, 3 थ्योरी दी गई। तो समाज में जो मूवमेंट, समाज में अगर कोई हलचल होगी तो वो क्यों हो रही है, अगर समाज में कोई चेंज आ रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे 3-4 कारण होते हैं। ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन 3-4 कारण मैं बता दे रही हूँ। कि जियोग्राफिकल चेंज, अगर मान लीजिए आप, चलिए ऐसा नहीं मानते हैं, आप अपनी जगह नहीं कहीं और का मानिए, कि किसी भी जगह पे भूकंप आ जाए बहुत तेजी से, ठीक है, जो सारी चीजें हैं वो पलट पलट जाए, तो वो क्या हो जाएगा? तो वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें चेंज आ जाएंगे ना। तो जो संसाधन है वो खत्म हो गया, जो पेड़ पौधे चीजों से मिल जाती है, हर चीज जो यहाँ पे मतलब फसलें वगैरह लगी, भूकंप आ गया, सब गिर गया, तो वहाँ क्या हो गया? वहाँ चेंज आ गया ना, वहाँ उस चीजों की क्या है, कमी आ गई। तो लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो तो वहाँ जाएंगे ही, अपना जीवन यापन करेंगे ही वहाँ पे, तो एक तरह से चेंज हो गया वहाँ पे। ठीक है, और स्टेट चेंज, मान लीजिए कि बहुत सारे स्टेट हैं जो दूसरे स्टेट से अलग होके बने हैं, जैसे कि मिजोरम। मिजोरम क्या हुआ? वो असम से कट के बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे बांग्लादेश पहले अपना था, अपने देश में था, फिर वो अलग से बना है, वो है बंगाल से कट के बांग्लादेश बन गया। तो वहाँ का कल्चर अलग हो गया, हमारे यहाँ का कल्चर हो गया। असम का कल्चर अलग हो गया, असम अपना कल्चर लिया, मिजोरम अपना अलग कल्चर तैयार कर लिया। तो ये क्या हुआ? स्टेट चेंज हुआ, तो भी सोशल मूवमेंट हुआ, मतलब समाज में कोई ना कोई हलचल हुई। पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंज भी होता है, कांग्रेस पार्टी आई वो अलग बताती है, ठीक है, ये चीजें स्कीम लाएगी, इसमें कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देगी। बीजेपी आई तो कुछ चीजों पे अलग ध्यान दे रही है, तो वो भी क्या हुआ? समाज में एक तरह से हलचल हुई, मूवमेंट हुआ। और इकोनॉमिकल चेंज, अगर कोई भी देश है बहुत ज्यादा गरीब हो गए, जैसे आजकल मुद्दा उठ रहा है, बार बार टीवी में आ रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा गरीबी चल रही है, क्या है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, बस मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ। तो इकोनॉमिकल चेंज मतलब कि वहाँ की जो कंडीशन पहले से थी वो अब ज़्यादा दिन पे दिन खराब होती है। अभी थोड़े दिन पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में न्यूज़ आ रहा था, ठीक है, कि वहाँ पे मतलब गरीबी ज़्यादा बढ़ रही है, लोग मतलब परेशान हो रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो इकोनॉमिकल चेंज आया। ठीक है, पहले क्या था और अब में क्या है, काफ़ी चेंज आ गया, तो लोग क्या करें, उसमें संघर्ष पैदा हो गया, और वहाँ का जो चीज़ें हैं काफ़ी बदल गई। ठीक है, अगर संसाधन कम हो जाएँगे तो लोगों के बीच मारा-मारी बढ़ जाएगी उस चीज़ को लेके। तो वहाँ कुछ न कुछ मूवमेंट आया, कुछ लोग वहाँ पे मतलब चीज़ें वहाँ से बाहर चले गए, कुछ लोग वहीं रह रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रह रहे हैं। तो एक तरीके से ये चेंज आ गया, इकोनॉमिकल चेंज आ गया, और एजुकेशनल चेंज आ गया। कोई भी सोसाइटी है, अगर वहाँ पे एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा होगा, एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्चा, जैसे हमारे यहाँ पे जीडीपी में हम लोग का वृद्धि हुआ है, एजुकेशन में पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया। तो एजुकेशन पे जब जीडीपी ज़्यादा मिल गई उसमें अ, ये बजट की बात कर रही हूँ मैं। बजट का जो होता है, बजट का सत्र आता है ना, तो ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है एजुकेशन पे पहले की अपेक्षा। तो ज़्यादा स्कूल खुल रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा टीचरों की उसमें क्या होगा, जॉब पाएँगे, ज़्यादा भर्ती होगी, तो एजुकेशनल चेंज होगा। तो जो पहले का एजुकेशन, जो मतलब पहले की मानसिकता लोगों की थी, तब और आज में बहुत चेंज है। अब हम लोग काफ़ी पढ़े लिखे हो गए, पहले में जो हमारी लिटरेसी रेट थी वो कम थी, पहले के लोग कम पढ़े लिखे थे, उनकी मानसिकता अलग थी। तो अब
इससे किसके थ्रू चेंज हुआ, ये एजुकेशन के थ्रू चेंज हो गया। फिर क्या हुआ, कल्चरल चेंज। कल्चर का भी चेंज होता है, अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं, जैसे कि मतलब स्टेट का बंटवारा हुआ तो उस स्टेट का दूसरा हुआ, दूसरे कल्चर का दूसरा हो गया, तो इसका कल्चरल चेंज हो गया। और कल्चर में क्या है, बीच बीच में चीजें घुसती रहती हैं। जैसे कि जैसे कि आप मान के चलिए कि हिंदुओं का त्योहार हुआ, होली हुआ, ठीक है। तो होली पहले हिंदू लोग ही मनाते थे ज्यादातर, ये चीजें नॉर्थ की तरफ भी ज़्यादा होली वगैरह मनाया जाता था नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। लेकिन अब क्या, अब होली हर जगह मनाई जा रही है, अब साउथ इंडियन भी होली पे जाते हैं, ठीक है, वो भी उतने बड़े पैमाने पे नहीं मनाते, लेकिन वो भी अपने घर मनाते हैं। दिवाली पे वो भी लोग अब दिया जला रहे, पहले ऐसा नहीं होता था। ये क्या है, ये कल्चरल चेंज हो गया, हम एक दूसरे को अपनाते हैं, ठीक है। जैसे ईद हो गया, पहले ईद के बारे में था, लेकिन अब हम भी लोग क्या करते हैं, ईद में अगर कोई मुस्लिम है, उसके यहाँ आना जाना, हम भी लोग अपने घर पे सेवई बना लेते हैं, कुछ लोग करते हैं, मैं भी कर लेती हूँ कि आज ईद है सेवई बनेगी, ठीक है। उनके कल्चर को भी आदमी थोड़ा बहुत अपनाता है, जो कि अच्छी चीजें हैं वो सब कोई अपनाता है, ठीक है। जैसे कि ईसाई की बात करें, हम लोग ईसाई धर्म हुआ, क्रिश्चियन, हिंदू धर्म पहले कभी चर्च जाते थे, नहीं जाते थे। अब क्या हो रहा है, क्रिसमस में जो हिंदू लोग भी हैं वो भी लोग चर्च जाते हैं, वो भी लोग सेलिब्रेट करते हैं, आज क्रिसमस है, करते हैं ना, आप लोग भी करते होंगे। तो ये क्या हुआ, कल्चरल चेंज हो गया, कि मतलब कल्चर क्या हुआ कि हम लोग में ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग अपना रहे, क्योंकि हम लोग को अच्छा लगा, हम लोग को आना जाना घूमना, जो भी कुछ जिसका जैसा जैसा मतलब आदमी का इंटरेस्ट हो वैसा काम करता है। ये क्या हो, ये सोशल मूवमेंट हुआ एक तरीके से। ये आ गया समझ में। सोशल मूवमेंट को समझने के लिए सोशल चेंज कैसे कैसे होगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने समझा दिया कि सोशल चेंज कैसे कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल मूवमेंट, जो आपके सिलेबस में है, मेन टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को पढ़ना है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मतलब कि जो रिसोर्स है उसका मोबिलाइजेशन, मतलब कि इधर से उधर, मोबिलाइजेशन मतलब कि घुमाव होता है, ठीक है ना। जो चीज़ घूमती है वो होता है मोबिलाइजेशन। तो कैसे होता है, कल्चर के थ्रू होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ह्यूमन के थ्रू होता है, इंसान का होता है, मटेरियल के थ्रू होता है, मतलब कि वही मटेरियल हुआ कि जो चीज़ें भौतिक चीज़ें, पेड़ पौधे जल पानी, हम लोग पढ़ लिए एक बार ना, तो अब ये सारी चीज़ें आप लोग को नाम देखते ही क्लियर हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यही बताएं कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसके थ्रू भी होता है। मोबिलाइजेशन मतलब कि उसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। मोरल्स वैल्यूज, कभी कभी मोरल्स वैल्यूज के भी थ्रू होता है, कब किसी की मोरल्स वैल्यू कुछ है, किसी की कुछ है, तो उसके थ्रू भी ये चीजें हो गई। ये हो गया रिसोर्स मोबिलाइजेशन। ओके, आ गया समझ में। इसमें एक चीज और चीज आती है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इमोशंस काम नहीं करते हैं। ये जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन होता है ये किसके लिए होता है, इसमें ऐसा माना गया है, इसमें इमोशंस, ये थ्योरी बोलती है कि इसमें इमोशंस काम नहीं करते। अभी आगे की जो थ्योरी है डिप्रीवेशन थ्योरी, और आपकी एक है सिलेबस कहाँ गया आपका, डिप्रीवेशन थ्योरी, और आपकी पीपीटी थ्योरी एंड न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ये सब में इमोशंस होते हैं, इमोशंस के थ्रू आपका मोबिलाइजेशन होता है, मतलब कि जो सोशल मूवमेंट है इसके थ्रू होता है। और इस थ्योरी में इमोशंस का बोला गया, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा थ्योरी में बोला गया है, इमोशंस का इसमें काम नहीं होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से भी पढ़ लेते हैं हम लोग, आगे है क्या इसमें कुछ नहीं, ये तो तुलनात्मक वाली आ गई, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई भी सोशल मूवमेंट चला रहे हैं, ओके, कोई भी सोशल मूवमेंट हम चला रहे हैं, ठीक है। तो इसको चलाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि अब मान लीजिए सोशल मूवमेंट का मतलब क्या है, कोई भी हम आंदोलन चला रहे हैं, ओके। जैसे कि आप ऐसे ले सकते हैं कि कोई भी आंदोलन का मतलब है कि अन्ना हजारे का मान लीजिए, अन्ना हजारे अभी जो थोड़े दिन पहले इन्होंने सोशल मोबिलाइजेशन चलाया, मतलब कि एक तरह से मूवमेंट चलाया, ठीक है। लोकपाल बिल, लोकमत बिल, जो जिसके बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या लोगों की जरूरी है, पहले तो किसकी जरूरी है, पीपल्स की जरूरी है, ओके। पीपल्स रहेंगे मतलब ढेर सारे पीपल रहेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो ही वो चीजें सक्सेस होगी, कोई भी मूवमेंट तभी सक्सेस होगा। फिर उसके बाद क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है।
पैसा भी चाहिए, बिना पैसा के कोई मूवमेंट नहीं होगा, कोई भी आंदोलन नहीं हो पाएगा। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है उसका छोड़िए, ये भी नया जो किसान आंदोलन हुआ था उसकी बात लेके चलते हैं। उसमें क्या, उसमें पीपल्स भी थे, मनी भी थी, हाँ, बाहर से अलग अलग चीजों से फंडिंग उनको मिल रही थी, हाँ। लीडर जो और क्या था, राकेश टिकैत, वो लीडर थे उनके, तो उनका उसमें काम था, मेन काम था, ठीक है। और इमोशंस, इसमें जितने भी किसान थे सबके इमोशंस जुड़े हुए थे, तब जाके जो ये सोशल मूवमेंट है ये सक्सेस हो पाया। जिसमें बहुत सारे पीपल्स थे, उसमें बहुत सारी मनी उन लोग को मिल रही थी, तब वो सक्सेस हो पाया। और लीडर भी थे उनके, राकेश टिकैत जो अच्छे लीडर थे उन लोग के लिए, ठीक है। इमोशन सबका जुड़ा था, ठीक है। तो जो किसान आंदोलन था उसमें इमोशन से जुड़े, तभी तो बहुत सारे किसान उसमें जुड़ पाए थे। तो एक तरह से फिर क्या हुआ कि सोशल मूवमेंट हुआ, ठीक है। मतलब कि एक समाज के लिए समाज के द्वारा किया हुआ आंदोलन हुआ। तो ये हो गया उसमें सोशल मोबिलाइजेशन। ये इसका एक तरीके से आप उदाहरण के तरीके से समझ सकते। अभी जो हुआ था एक और हुआ था जो बच्चे किए थे, कर्मवीर वाला, ठीक है। उसमें आर्मी वाला था ना, शायद कर्मवीर ही नाम था उसका। तो उसके लिए जो हुआ था उसमें क्या था, बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए और वो ज्यादा दिन तक सक्सेस नहीं पाए, क्योंकि बच्चे तो थे उनके पास, पर उनका क्या था, उनका कोई अच्छा लीडर नहीं निकला, उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है। इमोशंस तो थे ही उनके पास, पर सब लोग, कुछ लोगों ने उसे अच्छा माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, कुछ बच्चों ने, तो उनके इमोशन भी वहाँ कम काम किए, इस वजह से वो चीज़ सक्सेस नहीं हो पाई। तो अगर हम लोग को कोई मोबिलाइजेशन करना है, कोई ऑर्गेनाइजेशन का करना है, तो उसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन में क्या होता है, कल्चर्स भी साथ होना चाहिए, ह्यूमन भी साथ होना चाहिए, मटेरियल भी होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी होना चाहिए, और कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। ये आपका हो गया सोशल मोबिलाइजेशन थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव डिप्रीवेशन थ्योरी, मतलब कि तुलनात्मक पक्ष। इसमें क्या होता है, व्हेन पीपल कंपेयर देमसेल्फ विद अदर। इसमें क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी से क्या करता है, ये देखिए ये थ्योरी क्या है, इमोशंस थ्योरी है, ठीक है। ये इमोशंस पे काम करती है। जब लोग अपनी तुलना दूसरे से करते हैं, अगर हम अपनी तुलना किसी अच्छे से, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कम पैसा है, ठीक है, और हम अपनी तुलना अंबानी से कर डालें, तो क्या होगा, हमारे अंदर दिक्कत पैदा होगी ना। हम तुलना कर लेंगे, हमारे अंदर इमोशन आएगा, अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, अंबानी के पास इतना पैसा है, वो तो इतना चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो, यहाँ पे होगा, बस आपको थोड़ा थोड़ा इसमें समझना है कि जहाँ इस टाइप के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे ही आएंगे, ये चीजें नहीं पूछेंगे कि रिलेटिव डिप्रीवेशन क्या होता है। बस तुलनात्मक चीजें करके ही क्वेश्चन पूछा है कि आपका अगर किसी और चीज से तुलना करके अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा इसमें, तो सोशल डिप्रीवेशन थ्योरी यहाँ पे होती है, ठीक है। कि व्हेन पीपल कंपेयर देमसेल्फ टू अदर, जब आदमी अपने को दूसरे से कंपेयर करता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं, और एक तरीके से फिर क्या हो जाता है, सोशल मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें आ गया रिलेटिव डिस्प्यूट। तो हम लोग पढ़ेंगे एक राजनीतिक प्रक्रिया का सिद्धांत, ओके। इसका हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। अब चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको इसको पीपीटी भी बोलते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। इसमें क्या क्या होता है, इसको मतलब करते हैं कि मतलब राजनीतिक अवसर, एक तरीके से इसको समझ सकते हैं। चलिए अभी समझेंगे हम लोग। इसमें इसको कौन डेवलप किया, ये यूएसए में हुआ था, किसने डेवलप किया था, डोंगलस एमसी आलम, इन्होंने इसको डेवलप किया था, ठीक है। कब हुआ था, 1960 से लेके 70 तक हुआ था। ये जो थ्योरी मेन आई थी, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी आई थी, वो कब आई थी, फ्रॉम और किसके लिए आई थी, ब्लैक सिविल राइट। ये अमेरिका में थी। अमेरिका में आप लोग देखे होंगे कि मतलब कि ये श्वेत अमेरिकन और अश्वेत अमेरिकन दोनों लोग के बीच बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते रहते, तो तभी ये थ्योरी आई थी। मतलब जो ब्लैक अमेरिकन हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे थे, तो उसके लिए ये थ्योरी आई थी, ठीक है। ये इनका ये कहने का मतलब था, राजनीतिक प्रक्रिया सिद्धांत का मतलब था कि कोई भी आंदोलन तब कि वो सफल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पीछे कौन कौन सी राजनीतिक ताकतें हैं, हाँ। जैसे अभी हम लोग बात किए अन्ना हजारे का, उनका आंदोलन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि उनके पीछे कोई भी राजनीतिक ताकत नहीं थी। और अभी हम लोग बात किए किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के पीछे बहुत सारी राजनीतिक ताकतें थी, इसलिए वो सफल हुआ। कर्मवीर वाला जो था वो भी ऐसे ही था, उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकत नहीं, इसलिए वो सफल नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी यही बोलती है कि कोई भी आंदोलन तब तक सफल होगा जब तक उसके पीछे कोई न कोई राजनीतिक चीजें रहें।
ये किस पे डिपेंड करता है? कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कंडीशन उस समय की कैसी है। माइंड से डिपेंड करता है कि जो लोग उससे जुड़े हैं, जो पीपल जुड़े हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, और एक्शन, जो पीपल जुड़े हैं उनका एक्शन कैसा है। अगर एक्शन सही दिशा में हो रहा है तो वो उसमें जरूर ही सफल होंगे सोशल मूवमेंट में, मतलब किसी आंदोलन में। अगर नहीं है तो फिर नहीं सफल होंगे। स्थितियां, नजरिया और कार्य। हम लोग लास्ट देखेंगे इस सिलेबस का, अरे सॉरी, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नया सामाजिक सिद्धांत। इसमें क्या होगा, जो तीनों थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उस चीज का बस एक निचोड़ है जो नए तरीके से पेश किया गया है। फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, मतलब किसी भी चीज में क्या हो रहा है, इसमें समाज सुधार के बारे में किया जाता है। ये थ्योरी तो ऐसे मतलब वेस्टर्न है, लेकिन इंडिया में भी हुआ समाज सुधार। सबसे बड़े समाज सुधारक जो पहले आगे किसको बोला था, अभी हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, ज्योतिबा बाई फुल्ले के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जो सावित्री बाई फुल्ले के बारे में पढ़े थे, उनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिबा बाई फुल्ले। वही अपने देश के जो हम बोल सकते हैं कि पहले समाज सुधारक के रूप में उनको जाना गया। उन्होंने लड़कियों के एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किए थे। तो वही एक इम्प्रूवमेंट, अगर समाज में कोई कमी आ रही है तो न्यू सोशल थ्योरी क्या बोलती है, नया सामाजिक सिद्धांत बोलता है कि वो इम्प्रूवमेंट करेगा उस पर। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि किसी भी चीज के लिए हम एक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी अमेरिका में हो रहा था कि जो महिलाएं हैं वो अपने मतलब कि वो अपनी इच्छा से अबॉर्शन नहीं करा सकती। अमेरिका में हुआ था। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से एक एक मतलब एक तरीके से मतलब चीजें लाई, एक रूल बनाया गया कि अबॉर्शन महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो फिर उसके विरोध में क्या हुआ, कितनी सारी महिलाओं ने उसका विरोध कर दिया, सड़क पे आ गए, तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया, बहुत ही बवाल हुआ, सबने न्यूज में देखा होगा। तो ये क्या हो गया, एक जो सरकार है वो एक्शन ली, पर उसका क्या हो गया, रिएक्शन हो गया। ये रिएक्शन क्यों होता है, समाज को सुधारने के लिए होता है। तो यही थ्योरी हमारी बोलती है कि समाज को सुधारने के लिए इसमें कभी कभी होता है कि उसका रिएक्शन भी हो जाता है। और ये जो चीजें होती हैं, कोई भी चीजें अगर समाज में घट रही है तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। ठीक है, थैंक यू। आज का क्लास यहीं खत्म हो गया। आप लोग को आगे समझ में, फिर हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप इसमें ये भी समझ सकते हैं कि आपके मोहल्ले की सड़क है, ठीक है, वो खराब हो रही है, कोई बनवा नहीं रहा है। तो आपके मोहल्ले के बहुत सारे लोग मिलके आए और सबसे पैसा इकट्ठा कर लिए। ठीक है, आपके मोहल्ले में जितने सारे 10-20 घर हैं, उनका वो पैसा इकट्ठा कर लिए, फिर उसके बाद वो सड़क का निर्माण करवाते हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरीके से आपके यहाँ का सुधार हुआ। तो ये कौन आया, ये सोसाइटी उसमें आगे आई कि उस चीज को हम लोग आगे बढ़ाएं। ओके ओके भारती, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आप लोग का जो यूनिट 1 है पूरी तरह से खत्म हो गया है। बहुत लंबा चला। अब हम लोग थोड़ा सा इजी यूनिट उठाएंगे। अब हम लोग बताएंगे पेडागॉजी, कल से हम स्टार्ट करेंगे। पेडागॉजी, एंड्रोगॉजी एंड असेसमेंट। जो यूनिट 7 है वो थोड़ी सी इजी है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट थी वो बहुत ज्यादा टफ थी। तो आप लोग को थोड़ा माइंड आप लोग का थक गया होगा ना। अब हम लोग थोड़ी सी इजी यूनिट करेंगे, उसको 5-6 दिन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद कोई टफ यूनिट, मतलब थोड़ी सी बड़ी यूनिट उठाएंगे। ठीक, एक हम लोग टफ यूनिट चलेंगे, एक थोड़ा सा जैसे कि थोड़ा सा इजी वाला। ठीक है, जो यूनिट 7 है वो बहुत ईजी है। बस आप लोग अगर आराम से इसको देखेंगे तो भी उसमें आप लोग बहुत आराम से क्वेश्चन कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोग को। तो ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। सबको थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कल हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, बाय।